वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। जैसे कि आपको पता है, इस साल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से प्रश्न बैंक जारी किए गए थे। इसी संदर्भ में कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक से संबंधित जितने भी चैप्टर्स है उनकी मैं वीडियो प्रथम पाठ्य पुस्तक है समकालीन राजनीति, उसमें जैसे पहली जो किताब थी उसके सभी अध्याय जो भी थे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वगैरह, इन सब के वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें भी दो ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, दो जो चैप्टर्स है उनके विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर दिए हैं। अब आज बात करेंगे अगला जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, इसके संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो थोड़े लंबे हो गए थे, इसलिए उसमें क्योंकि मैंने जो बड़े सवाल थे निबंधात्मक प्रश्न उनको शामिल किया था, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस बार वीडियो छोटा रहे। जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले और कुछ छोटे प्रश्न वही शामिल करूं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का जो सचिवालय है वो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला प्रश्न, निम्न में से किन युग्म देशों में लोकतांत्रिक सैनिक नेताओं का शासन रहा? यानी यहाँ लोकतंत्र भी रहा और सैनिक शासन भी रहा। तो दो जो देश है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ कई बार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी उसको सेना अध्यक्षों ने, खास करके सेना के जो अधिकारियों ने अबदस्त करके अपना खुद शासक बन बैठे। इस तरीके से यहाँ सैनिक शासन और या सैनिक नेताओं का शासन और लोकतांत्रिक दोनों रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा? तो संवैधानिक राजतंत्र है वो नेपाल में रहा। उसके बाद लोकतंत्र इसमें भी स्थापित हो गया। अगला है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी संधि हुई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में फर्क का संधि हुई है गंगा नदी के पानी के मसले पर। अगला प्रश्न, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? यानी 1971 में पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो वो थे याहिया खान। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो दक्षिण एशिया के देश जो है उनमें सबसे पहले उदारीकरण है वो भारत ने किया था। तो सही आंसर भारत हो गया। अगला है, स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष कौन बने? 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन होकर के बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे वो मुजीबुर रहमान थे। तो सही आंसर हो गया मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? सेवन पार्टी अलायंस यानी 7 पार्टियों का जो गठबंधन है उसका संबंध है वो नेपाल से है। तो इसका सही आंसर हो गया नेपाल। अगला है, जातीय संघर्ष से जूझने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? किस देश में जातीय संघर्ष हुआ? तो वो है श्रीलंका। भारत का जो पड़ोसी और दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है, वहाँ सिंहली और जो तमिल लोग हैं उनके बीच में जातीय संघर्ष का काफी लंबा इतिहास रहा। अगला प्रश्न है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना, उससे पहले राजतंत्र था इसमें। अगला है, सर क्रिक सीमा रेखा को किन दो देशों के मध्य विवाद है? सर क्रिक सीमा रेखा को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो ये सर क्रिक जो सीमा रेखा है वो गुजरात के कच्छ की जो खाड़ी है उसके समीप है, तो वो सर क्रिक सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है, यदि आपको विदेश यात्रा करनी हो तो निम्न में से किस देश में जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी? तो भारत के कौन से पड़ोसी देश में जाने के लिए आपको वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका आंसर है नेपाल। तो आप नेपाल में आराम से जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट वीजा के। अगला है, दक्षेश यानी सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दक्षेश यानी सार्क का पूरा नाम मैंने शुरुआत में बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेश जिसको कहा जाता है, ये सार्क की फुल फॉर्म होगी। अगले कुछ प्रश्न है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में किस नदी को लेकर के समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो सिंधु नदी को लेकर के हुआ था। इसके मैं आगे उत्तर भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, 1998 में भारत ने खाली जगह में परमाणु परीक्षण किए थे। तो भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे और उसी दौरान 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे। तो पाकिस्तान ने जो परमाणु परीक्षण किए थे वो चगाई पहाड़ी जो स्थान है वहां किए थे। अगला है, एलटीटी का पूरा नाम बताइए। तो एलटीटी का पूरा नाम है, ये थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, एलटीटीई है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे जिसको कहा जाता है एलटीटी। अब एलटीटी श्रीलंका का एक संगठन है, तो श्रीलंका का जो एक तरह से उग्र तमिल संगठन था और जिसने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया था। खाली जगह भारत की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो भारत की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा कौन सा है? तो सही आंसर इसका जैसे ये था कि
बांग्लादेश या उस साइड में जब भी अपन पूर्वोत्तर की तरफ देखेंगे तो वो सारे लोग इस नीति का हिस्सा है। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी ने 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में सारी सीटों पर जीत प्राप्त की थी। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो थी अवामी लीग। तो इस तरीके से ये कुछ रिक्त स्थान हो गए। अगला जो अति लघुतात्मक प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटे देशों में मालदीव है, जो एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है, और भारत का पड़ोसी देश भूटान बहुत ही छोटे देश है। अगला बांग्लादेश का जन्म किस युद्ध का परिणाम है। तो भारत पाक युद्ध 1971, उसी के कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दक्षिण एशिया में केंद्रीय स्थिति वाला देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया में जो सेंट्रल स्थिति है वो भारत की है, यानी भारत केंद्र में है दक्षिण एशिया के। अगला है साप्टा पर दक्षिण सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए। तो 2004 में किए गए। दक्षिण एशिया के किस देश को का प्राचीन नाम सिलोन है। तो प्राचीन नाम सिलोन है वो श्रीलंका का नाम है। अगला है श्रीलंका में जाति संघर्ष किन दो नस्लों के मध्य रहा। तो मैंने पहले ही बता दिया, सिंहली जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और तमिल जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके बीच में संघर्ष रहा। अगला है 2007 में दक्षेस का नवीनतम सदस्य कौन बना। दक्षेस यानी सार्क का जो नवीनतम सदस्य था वो अफगानिस्तान बना। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी या खुफिया रक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। अगला है साप्टा का पूरा नाम क्या है। तो साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ। तो 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में ताशकंद समझौता हुआ। अगला है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब परिवर्तित किया गया, यानी नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। तो 2015 में लोकतंत्र स्थापित। और ये दोनों अलग, थोड़ा सा इसमें फर्क है, एक तो जहाँ राजतंत्र खत्म हुआ था, दूसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिवर्तन किया गया था। अगला है साप्टा में क्या वायदा किया गया। तो साप्टा में संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया। अगला है मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई। तो 1968 के बाद में मालदीव में लोकतंत्र की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में वयस्क साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका की साक्षरता सबसे ज्यादा है, 91.2% है। अगला है संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था दक्षिण एशिया के किस देश में कायम है। संवैधानिक राजतंत्र है वो भूटान में कायम है अभी भी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के सदस्य कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में दक्षेस के जो 8 सदस्य है वो है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे सार्क के सदस्य है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, और इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला कुछ लघुतरात्मक प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। तो लोकतंत्र स्थायी नहीं होने के कुछ कारण है, जिसमें पहला है कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी जनों का सामाजिक दबदबा ज्यादा है। दूसरा, भारत के साथ लगातार तनातनी रहने के कारण वहाँ सेना समर्थक समूह है वो ज्यादा मजबूत है। और तीसरा कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए वहाँ सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। ये कुछ कारण है जिस कारण लोकतंत्र ज्यादा सफल वहाँ नहीं हो पाया। अगला है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यानी किन मुद्दों पर विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला तो है नदी जल विवाद, गंगा नदी से संबंधित जो फरक्का और तीस्ता नदियों का जल विवाद है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख विवाद रहा। और भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया था, जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। अगला है अवैध घुसपैठ। बांग्लादेश से सबसे बड़ी जो समस्या है वो है 1971 के में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई खत्म होने के बाद लाखों बांग्लादेशी प्रवासी भारत में आ गए, और इनमें से अधिकांश लोग अवैध थे और जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी घुसपैठ की है, और लाखों की संख्या में लोग आए। अगला है सीमा पार गतिविधियां। सीमावर्ती क्षेत्र, अवैध प्रवास, सीमा व्यापार, बाढ़ लगाने जैसी गतिविधियां और सीमा पर हत्या जैसी ऐसी जो सभी जो है वो गतिविधियां विवाद का कारण रही है। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो चकमा शरणार्थियों या विस्थापितों की समस्या। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में के जो उग्रवादियों को बांग्लादेश में शरण देना, और दूसरा चकमा विस्थापित है वो बड़ी संख्या में भारत में आए, और बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर है उसका भी हस्तांतरण, ये भी एक विवाद का मुद्दा था। और भारत विरोधी कट्टरपंथी जो जमात है उनका शासन समय समय पर बांग्लादेश में रहता है, और इस कारण से भी भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में कुछ विवाद है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य विवाद के कुछ पक्षों के प्रकाश डालिए, यानी भारत और नेपाल के बीच में किन किन मुद्दों पर विवाद है। तो पहला तो है कि भारत ने नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर भारत ने समय समय पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है, क्योंकि
चीन की नज़दीकी नेपाल की है, जो चीन के नज़दीक वो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगला है नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत है वो अप्रसन्न यानी नाखुश है। इसके अलावा चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए नेपाल को ये लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनमें भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवाद है। अगला है भारत ने मालदीव की संकटकालीन परिस्थितियों में किस प्रकार मदद की। तो मालदीव में 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के जो सैनिक थे, उन्होंने मालदीव पे हमला किया और इस पर मालदीव ने भारत से सहायता मांगी। तो भारतीय नौसेना और वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करके भाड़े के जो भी सैनिक थे, तमिल सैनिक, उनको भगाया। और भारत ने मालदीव के आर्थिक और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफी सहायता प्रदान की। अगला है दक्षिण एशिया के सबसे सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में है। ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है कि दक्षिण एशिया में भारत है वो सबसे केंद्र में है और सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ में भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भारत का आकार बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है। इस वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर हमेशा शक करना है और वो वाजिब भी है। दूसरी ओर भारत सरकार को सदैव महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बहुत अधिक फायदा उठा रहे हैं और भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी शक्तियों को इस क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी। जैसे श्रीलंका में कुछ शुरुआत में आर्थिक संकट वगैरह हुआ, तो चीन ने वहां जाकर के काफी कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो ऐसे छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा चाहता है। तो इस तरीके से ये कुछ बिंदु है। अगला है सिंधु जल संधि पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 सितंबर 1960 को हुई थी और ये जल वितरण संधि है। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा किया गया और सिंधु संधि के तहत भारत की जो पूर्वी नदियां हैं, जिसमें सतलज, रावी और व्यास, ये जो पश्चिम भारत के पश्चिमी साइड की नदियां हैं, रावी, सतलज, व्यास, और इनका पानी मिला। और पाकिस्तान को पश्चिमी साइड यानी जो सिंधु के पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान को पश्चिमी की नदियों जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी मिला। और इस संधि में मध्यस्थ की भूमिका विश्व बैंक ने निभाई थी और ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सैन्य संघर्षों के बावजूद आज भी कायम है। अगला है साप्टा के महत्व पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। तो साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण यानी सार्क के सदस्यों ने वर्ष 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर करने का वायदा किया और इससे संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया और इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य यह है कि इन देशों के बीच में आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दक्षिण एशिया में अमेरिका ने भी समय समय पे अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की है। डियागो गार्सिया वगैरह जो भी हिंद महासागर के द्वीप है, वहां भी इसने सैन्य गड्ढे बनाए। तो शीत युद्ध के बाद में दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए और वह भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए और उदार नीति अपनाई गई। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी अधिक गहरी हुई है और अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या भी काफी अधिक है। दक्षिण एशिया की जनसंख्या और बाजार का आकार भी बहुत अधिक है और इस सब के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अमेरिका की यहाँ विशेष रुचि रही है इस क्षेत्र में। श्रीलंका की राजनीति में लिटे की क्या भूमिका रही? तो लिटे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, LTTE है। विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन माना जाता है जो श्रीलंका के उत्तरी भाग, खास करके जापना प्रायद्वीप वगैरह है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक सक्रिय था और श्रीलंका की राजनीति में लिटे की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब श्रीलंका में जो सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, जबकि क्योंकि वो मानते हैं कि श्रीलंका है वो केवल सिंहली लोगों का है और तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार के कारण एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई और 1983 में या उसके बाद से उग्र तमिल संगठन लिटे श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष काफी लंबा चला और इसने तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की और 1981 में श्रीलंका के भारतीय शांति सेना के साथ भी लिटे का संघर्ष रहा और 2009 में लगभग LTTE का एक तरह से खात्मा हो गया। तो ये थी LTTE के बारे में। अब सार्क की स्थापना के उद्देश्य बताइए। तो सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो दक्षिण एशिया के जो भी देश है उनका संगठन है। तो सीधी सी बात है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की कामना और उनके जीवन स्तर को सुधारना। इसके अलावा दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करना और उस क्षेत्र के समस्त लोगों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना,
इसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता संपन्न करना, उसको बढ़ावा देना, और एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास और इस तरीके से और मेल मिलाप की दृष्टि से देखना। दक्षिण के महत्व पे टिप्पणी है, तो दक्षिण का जो भी है वो काफी महत्व है, और इस प्रकार से महत्व है कि दक्षिण एशिया के स्थित जो भी देश है इनके बीच में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा इससे आपसी विश्वास पैदा करने और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, और दक्षिण एशिया के लोगों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और एक साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी विकसित करने में सहायता करता है। अब है दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो दक्षिण एशिया में चीन का काफी प्रभाव रहा है, और चीन ने दक्षिण एशिया के कई देशों में भारत की जगह व्यापारिक भागीदार के तौर पर ले लिया, और इसमें खास करके जैसे 2008 में मालदीव के साथ भारत का जो व्यापार है वो चीन से 3 गुना अधिक था, लेकिन 2018 तक चीन का व्यापार भारत से अधिक हो गया। बांग्लादेश के साथ भी चीन का व्यापार भारत से दुगना है। इसके अलावा बांग्लादेश के बंदरगाह वगैरह भी चीन ने एक तरह से अपना जो भी दबदबा है वो स्थापित किया है। चीन ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते को बदल दिया, और 1971 में चीन ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, लेकिन अब चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक और व्यापारिक साझेदार है, और चीन की आर्थिक उपस्थिति का पड़ोसी देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चीन की विदेश जाने की नीति का जो है मुख्य उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। अब बात करेंगे सार्क यानी दक्षेस क्या है। तो सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस कहा गया, या इंग्लिश में बोलें तो SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान का क्षेत्रीय संगठन है, और जिसकी स्थापना इन देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई, और इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में की गई, और इसका स्थायी मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी जहाँ है वहाँ है। दक्षिण एशियाई देशों में द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। अब कुछ निबंधात्मक प्रश्न है। तो मैंने शुरुआत में कहा कि इस कारण से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं अगर आप कहेंगे तो ये PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो एक बार आप थोड़ा सा हिंट देख लें। ये दक्षिण एशिया का भौगोलिक सीमांकन कीजिए। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है? दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और भारत की एक साइड में अरब सागर है। इसके अलावा द्वीपीय देश जैसे मालदीव जैसे देश है, पहाड़ी देश नेपाल, भूटान वगैरह है। इसके अलावा और भी जो भी देश है, इन सब के बारे में, हिमालय के बारे में आपको विस्तार से लिखना है कि पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है। इसकी अपनी भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, भाषाई आधार पर सांस्कृतिक वगैरह सब कुछ अनूठापन है, और ये क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। इस तरीके से ये आपको उत्तर लिखना है। दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली को इंगित कीजिए। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां हैं, जैसे भारत, नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के बारे में अलग अलग से आपको जो भी है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। तो दक्षिण एशिया में जो भी देश है, इसमें जैसे भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद से ही लोकतंत्र व्यवस्था है वो कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं समय समय पर चेंज होती रहती है या हुई है। इसके अलावा नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। उसके बाद में 2006 में सफल जन विद्रोह हुआ, उसके कारण 2008 से यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके अलावा भूटान में वर्तमान में राजतंत्र स्थापित है, लेकिन यहाँ राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है। इसके अलावा मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था, और 1968 में ये गणतंत्र बना, और यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। इस तरीके से अलग अलग देशों के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र कायम नहीं रह पाया, इसके क्या कारण है? तो इसके प्रमुख कारण एक तो सेना का प्रभुत्व है, दूसरा लोकतंत्र के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव है पाकिस्तान में, और तीसरा इसका जो कारण है कि धर्मगुरुओं और जो अभिजन वर्ग का है वो प्रभाव है, और वो लोकतंत्र पे की अपेक्षा सेना वगैरह के लोगों की ज़्यादा समर्थक में है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में समय समय पर जो भी संबंध है तनावपूर्ण रहे, इस कारण से भी वहाँ सेना को मजबूत होने का मौका मिला है। ये कुछ कारण आपको लिखने हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। समकालीन दक्षिण एशिया संबंधी जितने भी संभावित प्रश्न थे वो बताने का प्रयास किया। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।